जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। मुझे प्लीज व्हाट्सएप पे अपडेट कर दीजिएगा आवाज का और स्क्रीन का। तो कल हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज पैरेलल सर्किट्स डिस्कस किए थे। आज हम लोग जो है क्वेश्चन एक सॉल्व कर रहे हैं। और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है विंटर 25 पेपर 2 का। ये रिसेंट पेपर जो हुआ है, ये उसका क्वेश्चन है बेटा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक कार इज ड्रिवन बाय अ डायरेक्ट करंट डीसी करंट motor that is powered by a direct current power supply. Describe how a direct current differs from an alternating current. तो अगर आप रिकॉल करें तो जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में एसी और डीसी करंट को, ये मैंने ग्राफ्स वगैरह बनाए हुए हैं, ये हमने ग्राफ बनाए थे क्लास में। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए हमने कहा था कि ये करंट अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली क्या कर रहा होता है, चेंज करता है। और जो डायरेक्ट करंट है वो कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, ये अगर आपको याद हो तो यही बेसिक डिफरेंस मैंने आपको सिखाया था। और मैंने कहा था कि डीसी जो होगा वो डायरेक्शन को फिक्स रखेगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे इसका आंसर लिखें तो हमारे पास यही बनेगा कि डीसी जो है डायरेक्ट करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली while alternating current changes direction repeatedly। तो पहला क्वेश्चन था कि आपको एसी और डीसी करंट के दरमियान डिफरेंशिएट करना था। तो हमने ये कहा कि डायरेक्ट करंट जो है दैट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन, जबकि जो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा वो रिपीटेडली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान सी बात थी। फिगर 6.1 रिप्रेजेंट्स द मोटर सर्किट। ये फिगर 6.1 है। इसमें ये पावर सप्लाई कनेक्टेड है, ये मोटर कनेक्टेड है, और ये इसने एक पॉइंट पी बताया। तो पॉइंट पी इज अ पॉइंट इन द सर्किट बिटवीन मोटर एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई और मोटर के जो पॉजिटिव टर्मिनल है पावर सप्लाई का, उसके और मोटर के बीच में एक पॉइंट पी है। पॉइंट पी इज शोन टू द लेफ्ट ऑफ द मोटर इन द सर्किट डायग्राम। ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ 120 seconds, द करंट इन द सर्किट एट पॉइंट पी इज 41 एम्पियर। तो उसने हमें यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन में ये टाइम हमारे पास है और ये हमारे पास उसने करंट दिया है। तो कैलकुलेट द चार्ज, हमें चार्ज फाइंड करना दैट फ्लोज थ्रू द पॉइंट पी इन द टाइम ऑफ 120 seconds। तो अगेन अगर हम अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लास के नोट्स को रिकॉल करें तो हमारे पास जो चार्ज के लिए ट्राइंगल है वो ये वाला ट्राइंगल है। हम इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी, चार्ज के लिए भी। अब हमें एग्जामिनर कह रहा है कि हमें चार्ज बताना है 120 सेकंड्स में, तो हम अपने फिंगर को क्यू पे रख लें तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, आई मल्टीप्लाइड बाय टी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमें इक्वेशन यूज करनी है वो कौन सी इक्वेशन होगी, वो इक्वेशन बनेगी Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। एग्जामिनर ने करंट बताया है 41 एम्पियर और टाइम है 120 सेकंड्स, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो ये 120 सेकंड्स टाइम है, 41 एम्पियर है इसका, और चार्ज हमें फाइंड करना है। प्लीज को मुझे आंसर बताए इसका, पहले आप मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे।
4920। तो 4920 हमारा चार्ज बन गया 4920 कूलम्स। मेरे ख्याल है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। द करंट इन द सर्किट is due to the flow of electrons. Each electron carries a charge of magnitude 1.6 times 10 power minus 19। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें एग्जामिनर ने बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अब उसके बाद वो कह रहा है कि स्टेट द डायरेक्शन विच इन विच द इलेक्ट्रॉन मूव पास पॉइंट पी एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पासिस पॉइंट पी इन 1 सेकेंड। अच्छा, अब हमें फिर दोबारा से अपनी क्लास को दोबारा से रिकॉल करने की जरूरत है। अगर आप बिल्कुल बेसिक पहली क्लास अगर रिकॉल करें तो हमने ये कहा था कि जब भी हम किसी मेटल की वायर को कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, तो हमारे पास क्या होता है बेटा, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हर जो हमारे पास मेटल्स हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो एक्सेलरेट करते हैं, वो मूव करना शुरू करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर आप याद करें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, हमने कहा था व्हेन मेटल कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन वायर इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना। तो अब आपको देखें, आप सवाल को समझें, एग्जामिनर ने आपसे कन्वेंशनल करंट की बात नहीं की है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात कर रहा है। और ये जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो हमारे पास क्या है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो को यहाँ पे एलिब्रेट कर रहे हैं। जब भी कोई मेटल कंडक्टर को आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। अब हम यूजुअली क्या फॉलो कर रहे होते हैं, हम यूजुअली कन्वेंशनल करंट को फॉलो करते हैं। कन्वेंशनल करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, देखिए दो तरह के करंट हैं। एक तो जो आप अपनी कैलकुलेशंस में यूज कर रहे होते हैं वो कन्वेंशनल करंट है। लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल में, असल में जैसे ही आप किसी वायर को कनेक्ट करते हैं मेटल कंडक्टर से, तो क्या बिहेवियर होता है मेटल कंडक्टर के अंदर। तो सबसे पहले मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बना, अब आपको अगर यहाँ पर गौर करें तो मैंने यहाँ पर एक चीज मेंशन की हुई एरोज में समझाया था कि ये आपका कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट टू कन्वेंशनल करंट होता है। आपका कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव की तरफ होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा रिकॉल हो गया भाई सबको, आई होप इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब बेटा इस सवाल पे हम वापस आते हैं एग्जामिनर की अब स्टेटमेंट को, क्योंकि हमने थ्योरी को रिकॉल कर लिया, तो अब हम इसको थोड़ा सा दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द करंट इन द सर्किट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. State the direction which the electron move past point P। ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पी को इलेक्ट्रॉन जब क्रॉस करेगा तो उसकी डायरेक्शन, इस पॉइंट पी की हमें डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो की। और साथ में उसने कहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट पास पॉइंट पी इन 1 सेकेंड। अभी हमने पहले तो डिस्कस कर लिया डायरेक्शन को। मेरा अपना ओपिनियन है कि किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ में याद आ गया होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है, तो बेटा किसी का कोई मसला हो मुझे व्हाट्सएप पे प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, कहीं पे भी अगर हो तो। ये हमने इसका डायरेक्शन का उसने पूछा था, मैंने दोनों इसमें आंसर, ताकि आपको रेफरेंस के लिए याद रहे इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं। अब पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में उसने पी के रेफरेंस से पूछा था, तो मैंने ये आंसर लिख दिया। तो फ्रॉम पी इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, जब वो पी को क्रॉस करेंगे तो वो टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल जाएंगे। यानी अगर डायग्राम पे आप समझना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये होगा। मैं यहाँ डायग्राम पे भी शो कर देता हूँ। तो मेरा अपना ओपिनियन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट बेटा इसने जो पूछा है, नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट पास पॉइंट पी इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास कर रहे हैं, ये नंबर आपने जो है डिफाइन करना है। तो आपको क्या चाहिए, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकंड। अब दोबारा से आपको क्लास को मैं रिकॉल कराता हूँ। अगर आप चार्ज का कॉन्सेप्ट रिकॉल करें तो मैंने आपको ये कहा था कि हमारे पास ये दो एटम्स हैं, एक्स और वाई। और एक्स के अंदर अगर देखें तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो प्रोटॉन्स हैं, और वाई पे भी दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन्स। तो दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स से वाई पे शिफ्ट हो जाए तो एक्स पे कितना इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी बेटा, एक्स के ऊपर दो प्रोटॉन हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो एक्स के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और वाई पे कितना चार्ज आएगा, वाई पे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, वाई पे बेटा आपके पास तीन इलेक्ट्रॉन हो गए और दो प्रोटॉन्स हैं, तो वाई पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनी थी, इसकी इक्वेशन बनी थी कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर डेफिशिएंसी हो गई। इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो उसके बराबर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे। और जहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ वहां पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज ऐड हो गया। तो ऐसे ही मैंने एग्जांपल में कहा था, अगर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए तो एक्स के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और वाई के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे। ऐसे इमेजिन करें यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन चले जाए फॉर सपोज, तो अब आपके पास तीन इलेक्ट्रॉन एक्स पे कम हो गए और वाई पे तीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो इससे हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी और वो इक्वेशन मैंने ये बताई थी दैट Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू क्या था बेटा, क्यू वॉज चार्ज। जो क्यू है वो हमारे पास चार्ज है। और एन क्या है बेटा, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन गए तो दो के बराबर चार्ज है, थ्री इलेक्ट्रॉन्स गए तो तीन के बराबर। अगर एन इलेक्ट्रॉन चले जाए तो एन इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज आएगा एक्स पे भी और वाई पे भी। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, Q इज इक्वल टू एन टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स का इम्बैलेंस हुआ है, और Q क्या होता है, चार्ज होता है। अब यही चीज इसने एग्जामिनर ने यहाँ पर एग्जामिन की है। ठीक है, ये जो हमारा पहला वाला लेक्चर है उसी में से ये क्वेश्चन डिजाइन हुआ हुआ है। तो ये Q जो है, अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड उसने हमसे पूछा है। तो बेटा आपके पास जो चार्ज है वो कितना फ्लो कर रहा है बेटा इसमें चार्ज 1 सेकेंड में, तो वो है 4920। आप ऊपर फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे, ये आ चुका है आपके पास जो चार्ज फ्लो कर रहा है। तो अब आपके पास इक्वेशन बन गई, Q इज इक्वल टू एन ई, एन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द चार्ज इज 4920
and the charge of electron is 1.6 times 10 power minus 19। तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें एग्जामिनर ने यहाँ पर दिया हुआ है। 4920 कहाँ से आया? ये चार्ज हमने यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया हुआ है। तो प्लीज मुझे कोई आंसर बताए, इसका कितना आंसर आ रहा है? एक मिनट। बेटा ये बन रहा है 3.075 टाइम्स 10 पावर 22, यानी 3.1 टाइम्स 10 पावर 22। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए बेटा? 3.1 टाइम्स 10 पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स। सही है। तो एक गलती होगी मुझसे। ये तो हमने 120 सेकेंड्स के, चार्ज 120 सेकेंड का था ना हमने तो, सॉरी उसने 1 सेकेंड का। एक मिनट ठहर जाओ। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये एक चार्ज होगा, वो तो हमने फाइंड किया नहीं। तो वो आपके पास करंट है, एक गलती कर गए बेटा। ठीक है, ये जो करंट है ये यूज होगा यहाँ पे, सॉरी मैंने अभी देखा है। ये मैं भी जस्टिफाई कर लेता हूँ। करंट का मतलब क्या है? करंट का मतलब है आई इज इक्वल टू Q/T, यानी कूलम्स पर सेकेंड। तो अगर 41 एम्पियर करंट है तो इसका मतलब है 41 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड फ्लो कर रहा है। तो उसने, मैंने अभी देखा है 1 सेकेंड लिखा हुआ, ये मैंने हाईलाइट भी किया था। तो ये 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? तो जो चार्ज होगा यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं ताकि बाद में मिस्टेक ना हो। तो बेटा Q इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 41 कूलम्स। ठीक है, ये हमें कैसे पता लगा? ये हमें करंट से पता लगा। जो करंट की डेफिनेशन है, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगर 41 एम्पियर का करंट है तो इसका मतलब 41 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड फ्लो कर रहे हैं। इसको दोबारा से कैलकुलेट कर दे कोई। जी, और तो कोई गलती नहीं की भाई। ठीक है, मेरे ख्याल से अब सही है, क्योंकि वो टाइम उसका अब समझ आ गया ना मैंने क्या गलती की थी। वो 120 सेकेंड्स के अंदर कितने कूलम चार्ज है वो हमने फाइंड किया था। ये कह रहे हैं 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, पहले वो चार्ज फाइंड किया हमने। और उस चार्ज को यहाँ प्लेस किया और नंबर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिवाइड किया, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर सप्लाई फॉर द इलेक्ट्रिक कार is a number of batteries, each made from large number of identical cells. The EMF of each cell is 3.7 volts. Define the term electromotive force। EMF को डिफाइन करना है। तो अगर आप EMF को डिफाइन करें तो बहुत सारे वेज हैं। मैं जिस तरह से करता हूँ मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे।
इसको एक और तरह से भी डिफाइन किया जाता है बेटा, वो होता है वर्क डन की टर्म्स में। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन या एनर्जी गेन फ्रॉम सोर्स पर यूनिट चार्ज टू ड्राइव थ्रू द सर्किट। दोनों एक्सेप्टेबल हैं। तो मैं बेसिकली इस तरह से डिफाइन करता हूँ इसको। तो अमाउंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी per unit charge to drive through the circuit, या amount of energy gained from source per unit charge to drive through the circuit, it's called EMF। दोनों में से कोई भी एक याद कर लें आप, तो दोनों ही वैलिड है, दोनों एक्सेप्टेबल है। उसके बाद ईच बैटरी कंसिस्ट ऑफ 92 सेल्स इन सीरीज। अब अगेन क्लास की तरफ वापस चलते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ा होगा, तो कहीं पे मैंने बनाई होंगे कॉम्बिनेशन में। कहीं ना कहीं होगा जरूर, ये दूसरी फाइल में होगा। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो जब सेल्स सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो आपने क्या करना होता है, उन सेल्स की आपने सिंपल जितने भी ईएमएफ्स हैं उनको आपने ऐड करना। जैसे यहाँ पर ये दो सेल कनेक्टेड थे, तो मैंने क्या सिखाया था, मैंने कहा था पहले करंट देखना, वो सेल्स जिनका करंट सेम डायरेक्शन में होगा उनकी ईएमएफ ऐड हो जाएगी। तो इन दोनों के लिए करंट की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए ये दोनों ऐड होंगे। और जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो सब्ट्रैक्ट करना। अब ये 3 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा और 1 वोल्ट का ईएमएफ होगा। अब जैसे यहाँ पर देखें, तो इस सेल के लिए ये करंट यहाँ से जा रहा है, इसका करंट यहाँ जा रहा है, इसका करंट यहाँ जा रहा है। जिनका करंट सेम डायरेक्शन में उनको ऐड कर दें, तो ये 1.5, दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों प्लस हो गए। और जो इससे अपोजिट आ रहा है उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, तो आपके पास रिजल्टेंट ईएमएफ आ जाएगी। ठीक है, ये उसको उसने सीरीज की बात की क्वेश्चन में, इसलिए मैंने सीरीज को ही यहाँ सोचा। ईच बैटरी कंसिस्ट ऑफ 92 सेल्स इन सीरीज, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ वन बैटरी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो ई टोटल बनेगी, वो बनेगी बेटा E1 प्लस E2 प्लस एंड सो ऑन। तो इसका आसान तरीका क्या है बेटा, अगर हमारे पास आइडेंटिकल सेल्स होंगे, तो ईएमएफ टोटल हमारे पास क्या बन जाएगी, एन मल्टीप्लाइड बाई ई। अब एन का क्या मतलब है, एन इज नंबर ऑफ सेल्स, और ई जो है ईएमएफ ऑफ सिंगल सेल। अब बेटा कितने सेल्स हैं, 92, तो एन की वैल्यू तो आ गई 92। और ईएमएफ ऑफ वन सेल ये दी हुई है उसने यहाँ पे, द ईएमएफ ऑफ ईच सेल इज 3.7 वोल्ट्स। तो बेटा एन को 3.7 से अब मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लीज मुझे आंसर बताइएगा। 340 वोल्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, द पावर सप्लाई is made by connecting 85 of these batteries in parallel। ओके, पहले सीरीज में था, अब उसने कहा, अब उसने पहले सेल लगाकर एक बैटरी 92 सेल लगाकर एक बैटरी बनाई, और ऐसी 92
बैटरीज को उसने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अगेन हमें अब पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो एक सेल की ईएमएफ है वो दूसरे की भी बराबर होगी, तो ई टोटल हमेशा सब बैटरीज की बराबर होती है, तो ई टोटल सेम रहेगी क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम है। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना होगा बेटा, वो हमारे पास होगा 340 वोल्ट। ठीक है, E1 इक्वल्स टू E2 एंड सो ऑन। ये ई टोटल के इक्वल होंगे, जितने भी सेल लगे होंगे पैरेलल में सबकी ईएमएफ बराबर है, तो पैरेलल में आपके पास वोल्टेज सेम रहती है। जो एक सेल की वोल्टेज है वही टोटल आपके पास वोल्टेज होगी। तो ये 340 वोल्ट आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो पहला लेक्चर था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ये सारा क्वेश्चन उसी टॉपिक से ही बन के आया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें रिकॉल होगी होंगी इसमें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। ये भी इसी पेपर में आया था और ये प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक केटल हैज एन आउटर केसिंग मेड ऑफ मेटल। तो ये मेटल की केसिंग से बना हुआ है। तो फिगर 7.1 शोज द केटल। ये आपके पास केटल को उसने शो किया। The heater in the electric kettle is connected to a 230 volt mains power supply and has a power rating of 2300 watts. Okay. Calculate the current in the heater. अब बेटा हमारी जो इक्वेशन है, जो पावर की इक्वेशंस हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा इन ट्राइंगल्स की तरफ अगर हम जाएं, तो बेटा ये हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी के, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी की पावर की इक्वेशंस की ट्राइंगल्स हैं। तो सबसे ज्यादा जो मैं बच्चों को कहता हूँ जो आपको याद रखनी है वो ये ट्राइंगल है। तो ये पी का मतलब पावर आ गया, वी इज वोल्टेज, और आई आपके पास करंट आ गया। ठीक है, इसको अगर आप इक्वेशन की फॉर्म में रिकॉल करें तो ये लिखा होता है पी इज इक्वल टू वी आई, और ट्राइंगल की फॉर्म में ये आपके पास है। ठीक है, तो अब इसमें पी आपको फाइंड करना है, नहीं आपको करंट फाइंड करना है, सॉरी उसने करंट का है। तो इक्वेशन आपकी क्या बनेगी बेटा, पी अपॉन वी। ठीक है, आपने करंट को हाइड कर दिया जो अननोन है, इक्वेशन बन गई पी अपॉन वी। ठीक है, तो बेटा अब हमारे पास यहाँ पर उसने करंट इन द हीटर कहा। अब हम डाटा को दोबारा से देख लेते हैं। ये हमारे पास गिवन है पावर और ये वोल्ट्स गिवन है। तो दिस इज वी एंड दिस इज पी। तो हमारी जो ट्राइंगल से इक्वेशन हमें समझ में आई, दैट वाज आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। तो बेटा दिस इज 2300 वोल्ट्स कितने दिए इसने, 230। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 एम्पियर आएगा, करंट आ गया हमारे पास 10 एम्पियर। तो प्रॉब्लम इसमें मेरे ख्याल से नहीं है इस कैलकुलेशन में। ठीक है, अगर कोई मसला हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास the manufacturer of the kettle states that the cable for the kettle is safe for currents that are smaller than 15 ampere. The wiring in the mains power supply in the wall is safe for current that are smaller than 20 ampere. जो मेंस की पावर केबल है उसमें मैक्सिमम 20 एम्पियर तक का करंट सेफ है। ठीक है, द मैन्युफैक्चरर of the kettle states that the cable for the kettle is safe for the currents smaller than 15 ampere and the wiring in the mains power supply, जो घर के अंदर मेंस पावर सप्लाई है वहां पर 20 एम्पियर मैक्सिमम लोड आ सकता है और कैटल 15 एम्पियर का लोड कैरी कर सकती है। The fuses available for the kettle have the rating shown 3 ampere, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 20 and 25। अब हमें थोड़ा सा एक दफा इसकी तरफ जाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो, अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक स्टोव है इलेक्ट्रिकल, उसके ऊपर ये जो हमारे पास पर्सन है कुकिंग कर रहा है, यहाँ पर एक फ्यूज कनेक्टेड है।
अब ये फ्यूज करता क्या है? फ्यूज हमेशा याद रखें, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच इज कनेक्टेड इन द लाइफ। अब ये किसको सेव करती है? देखिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमें अप्लायंस को सेव करना है और एक हमने ह्यूमन को सेव करना है। तो जो अप्लायंस को सेव करने की डिवाइसेस है, अगर आप अपनी क्लास को रिकॉल करें, उसमें आपके पास फ्यूज और सर्किट ब्रेकर्स आते हैं। तो उनमें से फ्यूज जो है एक ऐसी डिवाइस है जो लाइव वायर में कनेक्ट होगी, और द फ्यूज रेटिंग ऑफ द फ्यूज मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन द नॉर्मल वर्किंग करंट ऑफ द अप्लायंस। ठीक है, ये इसका रूल होता है। तो अगर आप इसको फर्दर, इसको अगर और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में सोचना चाह रहे हैं, तो आपके पास जो फ्यूज है, तो अगर हम इसके नोट्स को रिकॉल करें, तो हम कहते थे अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू प्रिवेंट एक्सेसिव करंट फ्लो। इट कंसिस्ट ऑफ short thin piece of wire which becomes hot and melts when current flowing through it is greater than the rated value। ऐसे ही होता है ना बेटा, वो जो वायर होती है वो मेल्ट हो जाती है जब करंट बढ़ जाता है। तो फ्यूज शुड हैव अ करंट रेटिंग स्लाइटली हायर देन द करंट an electrical appliance will use। For example, 5 ampere fuse is used for a lighting circuit of 4 ampere। A fuse should be connected to the live wire so that the appliance will not remain live after the fuse has melted due to current surge। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको लाइव वायर में क्यों लगाया जा रहा है फ्यूज को। तो ये यहाँ समझने की जरूरत है कि अगर फर्ज करते हमारे पास जो फ्यूज है वो कनेक्टेड है ऐसी जगह पे जहां पर आपके पास जो है करंट जो है वो ये लाइव में न्यूट्रल में यहाँ कनेक्टेड है। अब बेटा फ्यूज यहाँ से ब्रेक हो गया। अब ये पर्सन जब इसको हाथ लगाएगा तो स्टिल ये लाइव होगा, यहाँ से करंट आ रहा होगा और इस पर्सन की बॉडी में से होता हुआ वो अर्थ में चला जाएगा। तो तब भी इसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी है। फ्यूज को लाइव वायर में इसलिए कनेक्ट किया जाता है ताकि फ्यूज जब मेल्ट होगा तो जो लाइव वायर से कनेक्शन है, जो बैटरी से कनेक्शन है इस अप्लायंस का, इस कुकर का, ये खत्म हो जाएगा। अगर इसको न्यूट्रल में यहाँ में कनेक्ट कर देता हूँ तो ये फ्यूज यहाँ से वायर से करंट आ रहा है, यहाँ से होता हुआ इस फ्यूज को बेल्ट करेगा। अब इस पर्सन को पता नहीं है कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये अगर इसको हाथ लगाएगा तो स्टिल ये लाइव होगा, ये कुकर जो होगा ये लाइव होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा फ्यूज को जो है वो कनेक्ट करते हैं। कहाँ पे कनेक्ट करेंगे? वो हम कनेक्ट करेंगे हमेशा लाइव वायर में। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है, इसको एग्जाम के हिसाब से याद करना चाहें तो इन द इवेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट वेयर अ शॉर्ट सर्किट करंट which exceeds the fuse rating, the fuse melts and breaks the circuit. It disconnects the appliance from high potential of the live wire. This protects the appliance and the appliance will not become live। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है फ्यूज लाइव वायर में नहीं होगा तब भी उसमें से इलेक्ट्रिक शॉक जो है यूज करने वाले को लग सकता है। तो बेटा ये तो बेसिक इसका एक मैं कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा था। तो जो फ्यूज की रेटिंग होती है वो हमेशा स्लाइटली हायर होती है, और फ्यूज हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट करना है। और क्यों कनेक्ट करना है? ताकि अप्लायंस जो है वो लाइव ना रहे, वो डिसकनेक्ट हो जाए हाई वोल्टेज वायर से। ठीक है, तो अब करंट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिवाइज हो गया है। तो अब आपके पास यहाँ पर जो करंट कैलकुलेट हुआ, दैट करंट इज 10 एम्पेयर। ये 10 एम्पेयर का करंट आपने कैलकुलेट किया। अब मुझे कोई इसमें से सुटेबल रेटिंग बताइए आप। जो इलेक्ट्रिक केबल है वो मैक्सिमम 15 एम्पियर ले सकती है, और जो करंट इस वक्त सर्किट में फ्लो करेगा जब इसको यूज करेंगे वो 10 है। तो 10 से स्लाइटली ग्रेटर तो 13 एम्पियर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी फ्यूज रेटिंग क्या होनी चाहिए? यहाँ पर फ्यूज रेटिंग बनेगी 13 एम्पियर। ठीक है, ये 13 एम्पियर जो है हमारे पास इसकी फ्यूज रेटिंग आ गई। कोई मसला नहीं है, आई होप।
ये बेटा इसका रीजन था कि ये स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए इसको फ्यूज रेटिंग से, फ्यूज को, ठीक है ना, ताकि जो फ्यूज है वो बार बार ब्लो ना करे। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आई होप सही कुछ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट आ गया बेटा, देयर आर थ्री वायर्स इन द केबल that connects the kettle to the main power supply: the earth wire, the live wire, and the neutral wire. The wires are all correctly connected. State the name of the wire that the fuse is connected into. Explain why the fuse is connected into that this wire. The fuse is always connected in live wire. ये हमेशा लाइव वायर में आपने कनेक्ट करना है। और इसको क्यों कनेक्ट करना है बेटा? इसलिए कनेक्ट करना है कि जब फ्यूज, इफ fuse melts, it breaks the live supply, high voltage, and disconnects the appliance from the mains। तो ये हमारे पास बेटा फ्यूज को हमेशा लाइव वायर में क्यों होना चाहिए, उसका रीजन आ गया, ताकि वो उसको ब्रेक कर दे हाई वोल्टेज से, मेन सप्लाई से उसको डिस्कनेक्ट कर दे, ताकि उसके बाद भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांस ना हो। ठीक है, ओके। देन द नेक्स्ट इज द इंसुलेशन on the live wire is damaged so that the wire is exposed. Explain what happens when the exposed live wire touches the metal outer casing। अच्छा, अब हम दोबारा से इधर आ जाते हैं, हम अपने नोट्स की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास बेटा एक अर्थ वायर का फंक्शन है। अर्थ वायर ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। अर्थ वायर जो है, ऐसी अप्लायंसेस जो मेटल केसिंग से बनी होती है उनमें अर्थ वायर यूज होती है। और अर्थ वायर में जो ह्यूमन है वो उसको प्रोटेक्ट करने का रीजन होता है। ठीक है, तो किसी भी अप्लायंस के लिए हम घर में यूजुअली देख रहे होते हैं, तो वी नीड आर टू वायर्स, लाइव एंड न्यूट्रल वायर। अगर इनमें कोई फॉल्ट ना हो तो हमारा काम चलता रहता है, यूजुअली हम घर में यूज कर रहे होते हैं अप्लायंसेस को। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो आ जाए, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, विदाउट अर्थ वायर ड्यू टू डैमेज्ड इंसुलेशन where the live wire touches metal casing, the casing becomes live। ठीक है, यानी कि यहाँ से डैमेज हो गई, अब जो मेटल की केसिंग है वो 240 वोल्ट पे कनेक्ट हो गई, यानी ये पूरा का पूरा जो मेटल है इसका ये अप्लायंस, ये 240 वोल्ट पे आ गई, यानी हाई वोल्टेज पे आ गई। अब जैसे ही इस पर्सन ने इसको हाथ लगाया तो इस करंट इसकी बॉडी से होता हुआ कहाँ जा रहा है? अर्थ में। अर्थ के कितने वोल्ट होते हैं? अर्थ हमेशा 0 वोल्ट पे होती है। तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द वायर और यहाँ पर जाए न्यूट्रल की तरफ, वो ह्यूमन बॉडी से पास करता हुआ अर्थ में चला जाता है। इस तरह से इस ह्यूमन को क्या लगता है? इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ठीक है, तो इट विल गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक इफ इट इट टचेस द मेटल केसिंग, अगर ये मेटल केसिंग को टच कर रहा है। अब इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लाइव वायर को यूज करें, सॉरी अर्थ वायर को यूज करें। अर्थ वायर का जो कलर है आप देख लें, येलो और ग्रीन स्ट्रिप्स यहाँ पे लगी हुई है। तो ये आपके पास अब क्या होता है, अगर कोई फॉल्ट आ जाएगा, अगर लाइव वायर मेटल केसिंग को टच करेगी तो लाइव वायर से करंट जो है, अब देखो हमारे पास जो ये इस ह्यूमन ने भी इसको हाथ लगाया हुआ है, यहाँ पे आपके पास अर्थ वायर भी, अर्थ वायर जो है वो लो रेजिस्टेंस की वायर है, और जो ह्यूमन है उसकी रेजिस्टेंस इस अर्थ वायर से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, करंट हमेशा क्या करेगा? लो रेजिस्टेंस के पाथ को चूज करेगा। तो करंट जो है इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू दिस ह्यूमन,
करंट क्या करेगा, करंट जो है यहाँ से अर्थ वायर से होता हुआ जमीन में चला जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब जो ह्यूमन है उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, हालांकि वो जमीन के साथ कनेक्टेड है 0 वोल्ट पे, और यहाँ से करंट को यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ये करंट इधर ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी इजीएस्ट पाथ उसको मिलेगा, करंट उस तरफ जाएगा। तो करंट जो है वो अर्थ वायर से जो है लाइफ से अर्थ वायर की तरफ चला जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन एन इवेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, live wire touches metal casing, the short circuit current will flow to the ground through the low resistance earth wire. When the user touches the metal casing, no current will flow the high resistance of the body, hence the earth wire protects the user. ये होता है बेटा अर्थ वायर को यूज करने का तरीका, अर्थ वायर का फंक्शन, अर्थ वायर कैसे प्रोटेक्ट करती है यूजर को। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अर्थ वायर का जो है ये फंक्शन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के दोबारा वापस आते हैं क्वेश्चन में। तो द इंसुलेशन ऑन द लाइव वायर इज डैमेज, सो द अर्थ वायर इज एक्सपोज्ड, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन द एक्सपोज्ड लाइव वायर टचेस द मेटल केसिंग, आउटर मेटल केसिंग को जब ये टच करेगा तो क्या होगा बेटा, अभी हमने कहा कि तो क्या करेगा, एक लार्ज करंट जो होगा शॉर्ट सर्किट का, अर्थ वायर लगी भी है ना, वो सवाल में है। कितने मार्क्स है, 2 मार्क्स। दूसरे मार्क्स में फिर फ्यूज का जिक्र कर देते हैं। अब जो दूसरा मैंने आर्गुमेंट लिखा है इसको दोबारा से समझते हैं। अब यहाँ पे आ जाए इस पार्ट पे। अब आपके पास यहाँ पर ये इसको यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अर्थ वायर है, बट देर इज नो फ्यूज, कोई फ्यूज नहीं। अब बेटा विदाउट अर्थ वायर, अब देखो जैसे ही ये इसको इसके साथ टच करेगा मेटल केसिंग के साथ, तो इसका मतलब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हुआ, करंट यहाँ से जाने लग गया, एक लार्ज करंट फ्लो करेगा। अब उस लार्ज करंट की वजह से ये जो वायर्स है ये यहाँ पर आग लग सकती है। ठीक है। तो ये जो है इन the large short circuit current causes overheating of wire which might lead to fire, यहाँ पर आग लग सकती है। अब यहाँ पर फर्दर सेफ्टी के लिए हमने एक तो ये किया, देखो ये डैमेज हो गया, अब यहाँ से करंट फ्लो करके जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ तो बेटा यहाँ से जो करंट आएगा वो इस सर्किट को क्या करेगा, फ्यूज को, इस फ्यूज को मेल्ट कर देगा, और करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा। तो द शॉर्ट सर्किट करंट एक्सीड्स द फ्यूज रेटिंग कॉजिंग द फ्यूज टू मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। इस तरह से हमारी अप्लायंस भी सेफ रहेगी, हमारी जो वायरिंग है वो भी सेफ रहेगी, और साथ में ये यूजर भी सेफ रहेगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अर्थ वायर के साथ साथ हमेशा फ्यूज को भी रिकमेंड करना है कि अगर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास जब शॉर्ट सर्किट होगा एक लार्ज करंट फ्लो करेगा, उसकी वजह से हमारा जो फ्यूज होगा वो मेल्ट हो जाएगा, और हमारे पास अप्लायंस और यूजर दोनों क्या हो जाएंगे, वो दोनों प्रोटेक्ट रहेंगे, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब यह है
When the appliance is functioning normally, the current in the live must be equal to current in the neutral wire. ये हम पहले डिस्कस किया हुआ है। अगर ये करंट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो अर्थ वायर में जा रहा है, करंट की कहीं लीकेज हो रही है। अगर ये दोनों करंट इक्वल हैं, यानी लाइव में 8.3 है तो न्यूट्रल में भी 8.3 है, तो इसका मतलब अर्थ में 0 एम्पियर करंट है, देयर इज नो फॉल्ट। ये चेक होता है बेटा। और जहां पर भी मेटल मेटल की केसिंग होंगी वहां पर आपके पास जो है अर्थ वायर जरूर यूज की जाएगी, वहां सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया अर्थ वायर और इसका कॉन्सेप्ट। अब वापस सवाल की तरफ आता हूं मैं। The kettle is switched on for a total time of 34 hours during 1 year. Okay, तो ये आ गया आपके पास टाइम, और हर एक साल में 34, ये भी टाइम का पार्ट आ गया। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 0.32 पर किलोवाट आवर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कैटल ड्यूरिंग द ईयर। अब अगेन मुझे नोट्स की तरफ फिर वापस जाना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को दोबारा से एक दफा रिव्यू करना पड़ेगा, हमें हमें देखना पड़ेगा। तो हम कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चलो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की हुई है। एक इस एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश कर लेते हैं, बल्कि मैं फॉर्मूला आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, फिर हम वहाँ कैलकुलेशन करेंगे। जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे पहले बेटा हमें एनर्जी फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि अप्लायंस ने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की है। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, पावर इनटू टाइम। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज की है वो पावर हमेशा किलोवाट में होगी और टाइम हमेशा आवर्स में होगा। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मेजरमेंट का यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा, जो यूनिट यूज होता है इसकी मेजरमेंट का वो क्या होगा, वो होता है किलोवाट आवर। उसके बाद फिर हमने कहा था कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जो भी कह ले आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड मल्टीप्लाइड बाय टैरिफ। अब भाई टैरिफ क्या है, टैरिफ का मतलब होता है कि कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर, एक यूनिट की कॉस्ट। ठीक है, इसको हम टैरिफ कहते हैं। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं एनर्जी की। हमेशा टाइम को आवर्स में रखा जाएगा और पावर को किलोवाट में रखा जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो एन एयर कंडीशनिंग यूनिट इज यूज्ड फॉर 1.5 आवर ईच डे यूजिंग द आंसर इन ए। अच्छा, ए को देख लेते हैं। 240 वोल्ट means power supply delivers a current of 9 ampere through an air conditioner. Find the power supplied in watts. तो P is equals to VI, वोल्टेज है 240 और करंट है 9, तो यहाँ से जो पावर सप्लाई हो रही है वो 2160 वॉट्स है। तो एन एयर कंडीशनर इज यूज्ड फॉर 1.5 आवर्स ईच डे यूजिंग द आंसर इन ए, यानी इसकी ये पावर रेटिंग है, इसको यूज करें। गिवन दैट द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इज 0.26 पर किलोवाट आवर, यानी कि 1 किलोवाट की वैल्यू उसने बता दी 0.26 है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग एयर कंडीशनर इन अ मंथ, एक महीना इसको अगर आप यूज करेंगे तो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर ये 2160 था, इसको 1000 पे डिवाइड करके किलोवाट बनाया, और टाइम बेटा मेरे पास 1.5 आवर है। तो पहले मैंने एक दिन की कैलकुलेशन कर ली कि एक दिन में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगेगी। तो पावर है 2.16 और टाइम है 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3.24 किलोवाट आवर की मैंने एक दिन में एनर्जी इसने यूज की। अब बेटा उसकी फिर मैंने कॉस्ट निकाल ली, टैरिफ मेरे पास था 0.26 का, तो मैंने इसको 0.26 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय टैरिफ। तो एक दिन के पैसे आ गए, इसको मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने डॉलर बन रहे हैं एक महीने में, वो मेरे पास आ गया। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिसिटी की कैलकुलेशन जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट की है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई मसला है, कोई बात है तो मुझे जो है बताइएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्लास एंड कर रहा हूँ मैं।
The kettle is switched on for a total time of 34 hours for 1 year. 0.32 पर किलोवाट आवर जो है वो आपके पास इसने कॉस्ट बता दिया उसका, यानी टैरिफ दे दिया, कॉस्ट ऑफ यूजिंग द इलेक्ट्रिक कैटल ड्यूरिंग द ईयर। अब बेटा इसकी पावर मुझे भूल गई है, कितनी पावर थी इसकी इलेक्ट्रिक कैटल की, कहीं बताई थी उसने? ये रही 2300 वॉट्स इसकी पावर है। तो ये हमारे पास जो पावर आ गई, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि याद रहे मुझे। पावर हमारे पास है 2300 वॉट्स। इसको अगर 1000 पे डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 2.3 किलोवाट। और बेटा टाइम जो है वो 34 आवर है। तो इन 34 आवर के अंदर जो एनर्जी यूज है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो फाइंड कर लेते हैं। तो ये बना 2.3 टाइम्स 34। तो ये बनेगा, कितना बनेगा भाई? 78.2। ये बन गया 34 आवर में इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया उसने। अब इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं बेटा। इसकी कॉस्ट आ गई तो 78.2 इंटू 1 यूनिट की कॉस्ट क्या है? 0.32। तो ये कितना आ रहा है? $25। तो ये आंसर आ गया 25। ठीक है। तो बेटा ये विंटर के 22 के पेपर के दो क्वेश्चन थे, एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी का और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन था। ये मैंने आज सॉल्व कराया। अब कल की क्लास में मैं विंटर पेपर 2-1 के क्वेश्चन जो होंगे इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन, वो सॉल्व करा दूंगा। तो उसमें फिर ये इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन भी होता जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो अब इंशाल्लाह आप लोगों से हमारी कल की क्लास में मुलाकात होगी। तो अल्लाह हाफिज बेटा, टेक केयर।